किस तरीके की ब्लीडिंग होती है जिसे अब नॉर्मल माना जाए? ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स होती है तो उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहा जाता है, जो कि अबनॉर्मल मानी जाती है। हर केसेस में सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्जरी के पहले भी बहुत कंजर्वेटिव ऑप्शंस हम देते हैं पेशेंट्स को, एकदम से सर्जरी पे नहीं आते। तो यूट्रस रिमूवल के लिए किस किस तरीके से सर्जरी की जाती है? यूट्रस रिमूवल की दो तरह की सर्जरी की जा सकती है। एक तो होता है ओपन सर्जरी, जिसमें कि बड़ा चीरा देके यूट्रस निकाला जाता है। दूसरी तरह की सर्जरी होती है की होल सर्जरी, जिसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम 10 mm का बहुत छोटा कर देते हैं। ओपन सर्जरी के कंपैरेटिवली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जल्दी हीलिंग होती है और इसमें ब्लड लॉस भी कम होता है। हमारे पास स्पेशल एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम वेसल सील कर सकते हैं। वेसल सीलर यानी कि ब्लीडिंग इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत मिनिमल होती है। नेक्स्ट डे ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और हम ये एडवाइस देते हैं कि वो अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ को कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देख रहा है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट देख रहा है, तो हम सर्जरी से पहले उनकी फिटनेस करवाते हैं। ब्लीडिंग के क्या क्या कॉज होते हैं? ब्लीडिंग के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर हम बच्चेदानी देखें तो इसके अंदर या तो कोई स्ट्रक्चरल कॉज है या नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज। टैबलेट्स देते हैं 21 डेज़ की, या फिर उसको कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए भी दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इसके अलावा ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है और इसमें ये क्वालिटी कंट्रोल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल भी है और सारी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। आजकल महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर तीसरी महिला में कोई ना कोई समस्या जरूर आ रही है, लेकिन सर्जरी तक पहुंचने से पहले भी इसके कुछ समाधान हो सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर हरमनप्रीत से जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं होती हैं, किन तरीके से बचा जा सकता है, अगर सर्जरी होनी है तो किस तरीके से उसे डील किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। तो आप हमें पहले अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम डॉक्टर हरमन है। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं MBBS और MD इंडिया से करके एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए यूके गई थी। वहाँ पे मैंने MCH लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स में की मेंबरशिप एग्जाम्स किए, जिसमें कि मुझे रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी लंदन से मेंबरशिप मिली, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है। उसके बाद मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स में, मैनचेस्टर और नॉटिंघम के बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया और मुझे इसका सौभाग्य मिला कि मैं काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग लैप्रोस्कोपी में लूँ। 6-7 साल वहाँ रहने के बाद मैं वापस आकर मैंने हीलिंग हॉस्पिटल 34A में ज्वाइन किया है और मैं वहीं पे काम करती हूँ। तो मैम एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, अगर वो आपके पास आना चाहते हैं तो क्या आपके हॉस्पिटल की लोकेशन है? हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34A में लोकेटेड है, जो कि सेंटर ऑफ चंडीगढ़ में पड़ता है और ये दिल्ली अंबाला हाईवे पे है। तो महिलाएं जो आती हैं उन्हें समस्याएं होती हैं, तो आजकल देखिए हर तीसरी महिला में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या क्या इश्यूज हैं जो जनरली आजकल महिलाओं को आ रही हैं? ज़्यादातर महिलाएं पेल्विक पेन, डिस्चार्ज या फिर अबनॉर्मल ब्लीडिंग की कंप्लेंट्स के साथ आती हैं। आजकल PCOS भी काफ़ी लोगों में, यंग लोगों में पाया जाता है। आजकल महिलाओं में ब्लीडिंग की काफ़ी समस्या आती है, तो किस तरीके की ब्लीडिंग होती है जिसे अब नॉर्मल माना जाए? अबनॉर्मल ब्लीडिंग वो है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि अगर किसी लेडी को ब्लीडिंग 7 डेज़ से ऊपर हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं रेगुलरली 7 डेज़ के अंदर, या फिर उसको इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि वो क्लॉट्स, जिसे कि पीस कहा जाता है, वो भी पास कर रही है, तो उसको हैवी ब्लीडिंग कहेंगे। या फिर ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स होती है तो उसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहा जाता है, जो कि अबनॉर्मल मानी जाती है। ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है, उसको भी अबनॉर्मल माना जाता है। या फिर किसी महिला को अगर मीनोपॉज आ गया है
जैसे कि 12 मंथ्स उसको पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद उसको मीनोपॉज के बाद अगर दोबारा ब्लीडिंग होती है तो उसको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग माना जाता है, कहा जाता है, और वो भी अबनॉर्मल मानी जाती है। तो मैम ब्लीडिंग के क्या-क्या कॉज़ होते हैं? ब्लीडिंग के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम बच्चेदानी देखें तो इसके अंदर या तो कोई स्ट्रक्चरल कॉज़ है या नॉन स्ट्रक्चरल कॉज़ है। स्ट्रक्चरल कॉज़ यानी कि बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई पॉलिप हो गया, आउटग्रोथ होगी, जो बच्चेदानी के अंदर भी हो सकती है या बच्चेदानी के मुँह के बाहर भी हो सकती है। उसके अलावा एडिनोमायोसिस एक कंडीशन होती है, वो हो सकती है, या फिर रसौली, जिसे कि कॉमन टर्म्स में फाइब्रॉइड्स भी कहा जाता है, वो भी ब्लीडिंग का कॉज़ हो सकती है। या फिर कोई कैंसर यूट्रस की हो रही हो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में, तो वो भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग का एक कॉज हो सकती है। उसके अलावा अगर हम नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज देखें, नॉन स्ट्रक्चरल मतलब कि जैसे कि टर्म ही हमें डिफाइन करा है कि इसका मतलब कि कोई स्ट्रक्चर एज सच इफेक्टेड नहीं है, तो उसमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुरू से पेशेंट को चल रहा है, उसकी वजह से उसको शुरू से ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग अबनॉर्मल हो सकती है। मैम फाइब्रॉइड्स का आपने ज़िक्र किया, तो क्या हर तरीके का फाइब्रॉइड कैंसरस होता है? नहीं, फाइब्रॉइड्स को नॉन कैंसरस ग्रोथ्स कहा जाता है। ये बिल्कुल ही बिनाइन होते हैं। लेस देन 1% पॉपुलेशन में मैलिग्नेंट टर्म यूज़ करते हैं लियोमायोसार्कोमा, बट वो बहुत ही रेयर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में फाइब्रॉइड्स जो हैं वो नॉन कैंसरस ही होते हैं। और अगर छोटे से फाइब्रॉइड्स हैं, जैसे कि कोई मटर के दाने जितने फाइब्रॉइड्स हैं, तो वो कुछ भी नहीं कहते अनलेस एंड अनटिल वो आपको अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा कि फाइब्रॉइड्स हैं। उसके लिए एज सच कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट करवाने की तब ज़रूरत होती है जब वो आपको पेन कॉज करें, या उनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे इफ़ेक्ट हो रही है। फिर उस टाइम पे फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत होती है। तो ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो किस-किस तरीके के ट्रीटमेंट हो सकते हैं जिससे कि हम जो अबनॉर्मल ब्लीडिंग है उसे कंट्रोल कर सकते हैं? अबनॉर्मल ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग का कॉज क्या है। ट्रीटमेंट जो है वो कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग किसकी वजह से हो रही है, उसका क्या कॉज है। सपोज अगर अबनॉर्मल ब्लीडिंग का पॉलिप कॉज है, या कोई आउटग्रोथ हुई हुई है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर, या बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप है, तो अगर हम वो पॉलिप निकाल दें तो ब्लीडिंग नॉर्मल हो जाती है। या फिर जैसे कोई रसौली है, जैसे कि हम फाइब्रॉइड्स की बात कर रहे थे, तो डिपेंडिंग ऑन कि फाइब्रॉइड्स किस साइड पे लोकेटेड है बच्चेदानी के अंदर है, क्या साइट है उनकी, और उसकी वजह से वो ब्लीडिंग कॉज कर रहे हैं, तो फिर हम फाइब्रॉइड्स भी निकाल सकते हैं यंग पेशेंट्स में। उसको मायोमेक्टमी कहा जाता है। और अगर कोई कैंसरस ग्रोथ डेवलप हो रही है बच्चेदानी के अंदर, तो उसकी फिर कैंसर सर्जरी अलग से होती है, जिसमें कि पूरा यूट्रस रिमूव किया जाता है, और वो काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी की जाती है उसमें। और अगर कोई किसी महिला को ओवेरियन या फिर कोई ड्रग्स लेने से ब्लीडिंग हुई है, तो अगर वो ड्रग स्टॉप कर दे तो वो ब्लीडिंग भी नॉर्मल हो जाएगी। हार्मोनल कॉज अगर ब्लीडिंग का है, तो हम हार्मोनल टैबलेट्स देके उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ब्लीडिंग के लिए 21 डेज़ के लिए दी जाती हैं। 5th डे पे पीरियड्स के स्टार्ट करनी होती है। 21 डेज़ टैबलेट लेके उसके बाद 5-6 डेज़ बाद पेशेंट को नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, और फिर वो ऐसे 3-4 साइकिल्स लेता है, तो ब्लीडिंग बाद में नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि डॉक्टर हैं जो लेप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हैं, जिससे कि कम ब्लीडिंग होती है, या एक कह सकते हैं कि एक सफल तरीके की सर्जरी होती है। तो डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी पेशेंट जब सुनता है कि उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो उसे कैसे बचा जाए? क्योंकि सर्जरी एक बड़ा नाम है, जो आम इंसान है, यानी एक जो महिला है, वो सर्जरी का नाम सुनते ही काफ़ी डर जाती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर केसेस में सर्जरी, ब्लीडिंग के लिए हर केसेस में सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्जरी के पहले भी बहुत कंजर्वेटिव ऑप्शंस हम देते हैं पेशेंट्स को, एकदम से सर्जरी पे नहीं आते। तो सर्जरी एज अ लास्ट रिजॉर्ट भी लेके चल सकते हैं, कि जिसमें ब्लीडिंग कभी हार्मोनल ट्रीटमेंट या फिर किसी और चीज़ से कंट्रोल नहीं आ रही है, फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम टैबलेट्स देते हैं 21 डेज़ की, या फिर उसको कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए भी दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की ब्लीडिंग बंद हो जाती है। अगर वो हार्मोनल ट्रीटमेंट से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, फिर एक कॉपर टी की तरह एक
कॉइल आती है जिसको हम मायरीना कॉइल बोलते हैं। उसका फंक्शन ये होता है कि जो बच्चेदानी के अंदर एक तरह का हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है वो, जिससे कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बिल्कुल श्रिंक कर जाती है और पेशेंट को ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये जो मायरीना कॉइल है आजकल ये इतनी पॉपुलर है कि इसको इक्वलेंट टू हिस्टेरेक्टमी माना जाता है। तो हम वो भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। पर अगर ये दोनों भी इफेक्टिव नहीं है किसी पेशेंट के अंदर या फिर वो सूटेबल नहीं है ये ऑप्शंस के लिए, तो फिर हम एज अ लास्ट रिजॉर्ट बच्चेदानी निकाल सकते हैं। तो यूट्रस रिमूवल के लिए किस किस तरीके से सर्जरी की जाती है? यूट्रस रिमूवल की दो तरह की सर्जरी की जा सकती है। एक तो होता है ओपन सर्जरी जिसमें कि बड़ा चीरा देके यूट्रस निकाला जाता है। दूसरी तरह की सर्जरी होती है की होल सर्जरी, जिसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम 10 mm का बहुत छोटा कट देते हैं, जिसके थ्रू हम कैमरा डालते हैं और 2 साइड कट्स देते हैं 5 mm के, जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स डाल के यूट्रस को रिमूव किया जाता है नीचे से। तो ओपन सर्जरी के कंपैरेटिवली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जल्दी हीलिंग होती है और इसमें ब्लड लॉस भी कम होता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या फायदे होते हैं? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत से फ़ायदे होते हैं ओपन सर्जरी के कंपैरेटिवली। जैसे कि अगर आप ही सोचिए कि अगर हम बड़ा चीरा दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लेयर्स भी कटती हैं और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली पेन भी ज़्यादा होती है। बड़ा चीरा मतलब कि बड़ा स्कार आएगा। अगर हम छोटा चीरा देते हैं जैसे कि 10 mm का देते हैं तो उसमें लेयर्स भी बहुत कम हम काट रहे हैं और उसके अंदर थ्रू हम कैमरा डालते हैं, 2 साइड कट्स देके इंस्ट्रूमेंट्स डाल रहे हैं और इतने छोटे कट से छोटा स्कार बनता है। इन सब चीज़ों से पेशेंट को बहुत कम पेन होती है पोस्ट ऑपरेटिवली। अगर हम बड़ा कट देते हैं तो पेशेंट को, जैसे कि ओपन सर्जरी में, तो उसको पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जब हमारे पास स्पेशल एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम वेसल सील कर सकते हैं। वेसल सीलर यानी कि ब्लीडिंग इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत मिनिमल होती है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। तो जैसे ब्लीडिंग भी कम होती है इसमें ओपन सर्जरी के कंपैरेटिवली, तो पेशेंट जल्दी से उसका वेलबींग भी इतना इफेक्ट नहीं होता है और अपनी जल्दी से वो डे टू डे लाइफ के अंदर वापस डेली रूटीन के अंदर आता है। उसके अलावा इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है। जैसे कि हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हमारे हीलिंग हॉस्पिटल में हम 5-6 घंटे के बाद ही पेशेंट का कैथेटर वगैरह आउट, जो यूरिन की ट्यूब होती है वो निकाल के पेशेंट को मोबिलाइज करवाते हैं और खाना पीना शुरू करवा देते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम विद इन 24 आवर्स पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें, या फिर जिस दिन सर्जरी हुई तो मैक्सिमम नेक्स्ट डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट घर चले जाता है। जबकि ओपन सर्जरी में हमें पेशेंट को 2-3 दिन रखना पड़ता है। उसको धीरे धीरे उसकी पहले लिक्विड डाइट होती है, फिर वो सॉलिड डाइट पे आता है और कैथेटर भी उसका धीरे धीरे आउट करते हैं थोड़े घंटे बाद, और वो 3-4 दिन लेता है डिस्चार्ज होने से पहले। तो इसके अलावा जैसे कि ओपन कट दिया, बड़ा चीरा दिया, तो इसमें प्रोलॉन्ग रिकवरी 6 to 8 वीक्स मैक्सिमम टाइम बोला जाता है इसमें रिकवरी होने का। जैसे कि टांके जब जुड़ते हैं तो उसको 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। जैसे जबकि की होल सर्जरी में छोटा कट यानी कि छोटा स्कार, कम पेन और टांके भी जल्दी जुड़ जाते हैं और पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ में नॉर्मल वापस जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। अच्छा, एक बार जब महिलाओं का यूट्रस रिमूवल होता है, एक मेजर सर्जरी होती है क्योंकि शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, तो महिला को किस किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए सर्जरी के बाद? तो जैसे अगर हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो हम हमारे हीलिंग हॉस्पिटल में नेक्स्ट डे ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और हम ये एडवाइस देते हैं कि वो अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। विद इन 3 to 4 वीक्स उन्हें कोई हैवी वेट लिफ्टिंग या ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। 4 वीक्स के बाद वो ड्राइविंग या वेट लिफ्ट, जो भी उनको भारी कोई सामान है वो उठा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बाकी वो अपनी रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो 1-2 दिन के अंदर ही सर्जरी के बाद आराम से कर सकते हैं, जो कि ओपन सर्जरी में एक तरह से बहुत मुश्किल है अपनी डे टू डे लाइफ में 1-2 दिन के बाद ही वापस आना। यूट्रस रिमूवल की आपने बात की, कुछ महिलाएं होती हैं जिनको साथ में अदर जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे डायबिटीज़ हो गया या और कोई समस्या होगी, तो क्या वो महिलाएं भी यूट्रस रिमूवल करवा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करवा सकती हैं। जैसे कि हमारे हीलिंग हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि डायबिटीज़ को कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देख रहा है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट देख रहा है, तो हम सर्जरी से पहले उनकी फिटनेस करवाते हैं। पीएससी
पीएसी होता है कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप, कि हम ये जानते हैं कि पेशेंट फिट है सर्जरी के लिए कि नहीं है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन लेते हैं, या फिर डायबिटिक है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ओपिनियन लेके उसको फिर आगे ही सर्जरी के लिए मूव फॉरवर्ड करते हैं। पहले उसका पूरा वेलबींग, जनरल वेलबींग अगर ठीक हो फिर ही पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं। अगर सपोज पेशेंट को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो पहले हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके बाद पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं, ताकि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली या इंट्रा ऑपरेटिवली सर्जरी के टाइम पे एज सच कोई प्रॉब्लम ना आए। आजकल हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ को लोग काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद कर रहे हैं, तो क्या खास बात है हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में कि जो पेशेंट है इतनी संख्या में लगातार आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब से नहीं, अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, क्या खास बात है? आप विश्वास नहीं करेंगे, हीलिंग हॉस्पिटल में आजकल लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। तो इसमें हमारे हॉस्पिटल में बेसिकली ये है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिससे 20 से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ कवर की गई हैं और मोर देन 50 ट्रेन डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। हाईली डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, पेशेंट की सेवा में रहते हैं। और इसके अलावा एडवांस्ड इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे हॉस्पिटल में, और एडवांस सर्जरीज भी होती हैं। और अगर हम आईसीयू केयर की बात करें तो बहुत ही अच्छी आईसीयू केयर पेशेंट को मिलती है। नर्सिंग टू पेशेंट रेशो बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट बहुत ही खुश होके और बहुत ही अच्छी केयर उसको मिलती है। उसकी वजह से हम अर्ली रिकवरी को प्रेफर करते हैं, ताकि हम पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज कर सकें और जल्दी पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ में, रूटीन में आ सके, और ताकि उसकी प्रोलॉन्ग जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो हम प्रिवेंट करते हैं। इसलिए हीलिंग हॉस्पिटल को आजकल लोग काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, और इसमें ये क्वालिटी कंट्रोल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल भी है, और सारी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर सारी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो हर तरह की स्पेशलिटी भी है। इसके अलावा ये यहाँ पे हर तरह की इंश्योरेंस भी एक्सेप्ट की जाती है। EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है 0% इंटरेस्ट रेट पे। और CGHS अप्रूव्ड ये हॉस्पिटल है, और CGHS इम्पैनल पेशेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। आजकल जो महिलाएं हैं वो अपनी समस्याएं बताने में घबराती हैं या डॉक्टर के पास जाने में घबराती हैं, उन्हें लगता है कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, तो जिससे उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपनी समस्याएं हैं वो बताने में हिचकिचाती हैं, घबराती हैं? तो मैं ऐसी महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए डॉक्टर के पास जाने से। उल्टा इससे अगर आप घबराएंगी वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे बेटर है कि आप उसका पहले इलाज करवाएं, ताकि सर्जरी तक उसकी नौबत ना जाए। जो कि चीज़ कंजर्वेटिवली ट्रीट करके ठीक हो सकती है, उसको ना बढ़ाया जाए ताकि उसकी सर्जरी तक की नौबत आए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप खुल के अपनी चीज़ें हमें बता सकते हैं, हम लोग आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं, और हम लोग हर तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आप प्लीज़ आइए और हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप हमारे हॉस्पिटल में बिना झिझक के आइए, और हम आपको हर तरह से समझेंगे, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, अच्छे से समझाएंगे कि वो आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और उसकी जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगी हम वो आपको देंगे, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि आप और मिलके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, और हम फिर उसको आगे लेके जाएंगे। तो एक आखिरी सवाल, आजकल हम देखते हैं कि जो छोटी बच्चियां होती हैं, जो कम एज है, उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि लड़कियां हैं बताने से डरती हैं, घबराती हैं, तो ऐसे में वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो उन्हें जो बच्चियों को किस तरीके से जो है इसे डील करना चाहिए, या किस तरीके से उन्हें अवेयर करना चाहिए? तो इसके लिए ब्लीडिंग, अगर बच्चों को ब्लीडिंग होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए टाइम पे, ताकि उनकी जो मदर्स हैं वो आके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और संपर्क करें और उसको टाइमली ट्रीट करें। तो डॉक्टर हरमनप्रीत कौर ने हमें गाइड करने की कोशिश की है, और महिलाओं की जो समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में महिलाओं को आगे आना चाहिए, अपनी समस्या को समझना चाहिए और अपना सफल इलाज करवाना चाहिए।